हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्क्स मंत्रा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे पहले हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होगा गिवन, ये जरूरी है कि ए नॉन जीरो होना चाहिए, ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो ये ए एक्स स्क्वायर वाला टर्म जीरो हो जाएगा, यानी कि जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो ये बी एक्स प्लस सी ही बचेगा क्योंकि जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा। तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, बट हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? अभी ये पॉलिनोमियल है यानी कि एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू समथिंग लिख दो, यानी कि जीरो लिख लेता हूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म कहते हैं इसको। और यहाँ पर फिर से ए नॉन जीरो होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हमारा क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट जो पावर है यहाँ एक्स का कितना है? टू। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो होते हैं जहां पर हाईएस्ट पावर एक्स का क्या होता है? टू। ये एक्स स्क्वायर तो होना ही होना चाहिए, एक्स हो या ना हो, सी हो या ना हो। जैसे कि एग्जांपल और ले लेते हैं। ये मैंने एक और एग्जांपल लिया कि मैंने ले लिया फाइव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं लिख लूँ माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स का टर्म नहीं आया, बी एक्स वाला टर्म नहीं आया, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर का टर्म है। ध्यान रखिएगा कि ये जो पावर्स हैं ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, कर लेते हैं इसको, या यही एग्जांपल लेते हैं। मैंने ले लिया फाइव एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है पर एक्स क्यूब भी आ गया, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अगर मैं ले लूँ, अगर आपके पास कोई एग्जांपल ऐसा आ गया फाइव एक्स टू पावर माइनस वन प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये पावर क्या हो गई है? माइनस में हो गई है। कोई भी पावर माइनस में या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और एक्स स्क्वायर तो होना ही होना चाहिए। सारी कंडीशन है जो सेटिस्फाई करनी चाहिए, आपने क्लास नाइन्थ में भी करा होगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट। हमको बताना है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें ये बताना है कि जितने भी ये पार्ट्स दिए हुए हैं और ये जो इक्वेशंस है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हम इसको पहले सॉल्व करेंगे जो भी इक्वेशन दे रखी है। जैसे कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है? हमारी फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस थ्री। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमको यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक्स का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू एक्स, और ये क्या हो जाएगा? टू एक्स माइनस सिक्स। ये टू इधर मल्टीप्लाई कर दिया एक्स के साथ और फिर टू को माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सिंपली टू एक्स से टू एक्स आपका कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये सिक्स लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस सिक्स हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। सो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस सेवन की वैल्यू क्या है? जीरो के बराबर। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये कौन सी फॉर्म में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में है। हालांकि यहाँ पर हमें बी एक्स का टर्म नहीं है, पर जो इसमें मेन चीज़ होती है एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए और वही हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, दैट इज टू। सो इसका आंसर क्या? देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। तो चलिए अब सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है। हमको क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इंटू
3 माइनस एक्स। सो आप सिंपली बस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर। सो ये कितना हो जाएगा, -2 इंटू 3 -6 और -2 इंटू माइनस एक्स प्लस 2x, और ये कितना हो गया x² माइनस 2x। सो हम सारा का सारा जो भी राइट हैंड साइड पे डेटा है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस 2x और ये -6 क्या हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 0। सो ये कितना हो गया x² माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो ये भी जो फॉर्म है ये भी ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है। सो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये हमारे दो पार्ट हो गए। तो चलिए अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है कि x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 3। तो आपको जस्ट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सो ये तो ईजी है। सो चलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x प्लस 1, ओके। सो बस इसको x को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करिए, x², x को 1 के साथ प्लस x, -2 को x के साथ -2 को 1 के साथ -2 आएगा यहाँ पर, ये -2 इंटू एक्स -2x हो जाएगा। सिमिलरली x इंटू एक्स x² 3x माइनस एक्स माइनस 3। सो आप यहाँ देख रहे हैं कि x² से x² तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और x माइनस 2x माइनस एक्स होता है, ये -2 ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पर 3x माइनस एक्स 2x हो जाएगा -3। तो आप सारा का सारा फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। तो -x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। सो आपके पास सिंपली ये कितना हो गया, -x माइनस 2x माइनस 3x और -2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो इक्वेशन आई हमारी, ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी x² का टर्म नहीं आया। सो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होके लीनियर इक्वेशन है। बट हमें क्या चेक करना है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सो देयरफॉर it is not a quadratic equation। सो ये बहुत ही सिंपल सा था। सो इसी तरीके से आप पार्ट 4, 5, 6 कर सकते हैं। तो चलिए हम पार्ट 7 करते हैं। सो पार्ट 7 में हमें क्या दे रखा है, पार्ट 7 में हमें दिया हुआ है कि x प्लस 2 का होल क्यूब दे दिया है और वो इक्वल है 2x इंटू x² माइनस 1 के। सो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। सो ये कितना हो जाएगा, x³ प्लस 2 क्यूब प्लस 3x² इंटू 2 प्लस 3 2² इंटू x, और वो इक्वल होगा इस 2x को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ माइनस 2x। सो सिंपली ये क्या हो गया, ये हो गया x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। सो हम फिर से सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। सो जब ये 2x³ लेफ्ट हैंड साइड आएगा माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और इक्वल टू 0। सो लाइक टर्म्स कौन सी है, x³ और 2x माइनस 2x³। सो माइनस x³ बचेगा सिर्फ। सो एंड x² का टर्म और कोई नहीं है, और हमारा 12x प्लस 2x 14x हो गया और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ax² प्लस bx प्लस सी की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका x³ का टर्म आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होगी, क्या होगी, क्यूबिक इक्वेशन हो गई है। सो गिवन इक्वेशन, और यू कैन राइट इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो
आप इसी तरीके से पार्ट 8 भी कर सकते हैं, यहाँ बस a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। पर ये जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 meter square. The length of the plot, which is in meter, is one more than the twice of its breadth. So we need to find the length and the breadth of the plot. So हमें इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो चलिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाते हैं। सो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट आ गया। सो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसका जो एरिया है वो है 528, यानी कि ये जो पूरा एरिया दिया हुआ है ये एरिया कितना है 528, ये पूरा जितना भी एरिया बाउंडेड बाय दिस रेक्टेंगल है। और क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि जो लेंथ है वो एक ज्यादा है 2 गुना ब्रेथ के, यानी कि लेंथ इज 1 मोर द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर्स, x मीटर्स, मैंने x मीटर्स मान लिया उसकी ब्रेथ को, यानी कि अगर मैं ब्रेथ को x ले लूं और आप जैसे कि देख रहे हैं मैंने ब्रेथ को क्या लिया है x, तो b का वैल्यू क्या है x, तो लेंथ की वैल्यू क्या आ गई, लेंथ की वैल्यू आ गई 2x प्लस 1, तो लेंथ क्या आ गया 2x प्लस 1, ये हमारी कितनी हो गई, लेंथ हो गई। सो आपको क्या करना है, आपको पूरी इक्वेशन को एक वेरिएबल में रखना है। तो मैंने वेरिएबल क्या लिया यहाँ पर x लिया वेरिएबल, तो मैंने लेंथ को भी x में निकाला और ब्रेथ तो x में मैंने लिया ही था। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि लेंथ इनटू ब्रेथ ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। तो यानी कि अगर मैं 2x जो हमारी लेंथ है उसको मैं ब्रेथ के साथ इनटू कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा हमेशा एरिया। तो बस ये हो गया। अब इस x को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो x इंटू 2x 2x स्क्वायर, 1 इंटू x हो गया और ये हो गया 528। तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0 ही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है और यही हमारा आंसर भी है। हमको ये फाइंड नहीं करना है इस क्वेश्चन में, हमें बस इसको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। पर यस मैं इसको फाइंड भी कर सकता हूँ, वो हम आने वाली एक्सरसाइजेस में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। तो अब हमारे पास पार्ट सेकंड है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। भाई कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, जैसे कि मैंने एक इंटीजर ले लिया पॉजिटिव 5, कॉन्जिक्यूटिव यानी कि अगला 6 होगा, अगर मैंने 11 ले लिया तो अगला 12 होगा। तो ये कॉन्जिक्यूटिव आपके क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव लेना है तो मैंने पॉजिटिव लिए हैं दोनों को, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो उसके ही अकॉर्डिंग इसको करते हैं। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि अगर पहली इंटीजर जो है वो x है तो इसके जस्ट नेक्स्ट तो x प्लस 1 होगा। तो हम लिखेंगे लेट टू consecutive positive integers be x and x plus 1। तो ये मैंने दो consecutive integers ले लिए।
सो इसको हम अलग पेन से दिखा देते ताकि आपको थोड़ा रहे। कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना होना चाहिए 306। तो अब सेम चीज इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स एक्स, और इस को नेक्स्ट स्टेप में चलिए कर लेते हैं, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। सो देयरफॉर which is our required equation, आप therefore मत लगाओ फिर, which is our required equation, which is our required equation। so इतना सिंपल है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हमारे पास पार्ट 3 है और ये एज प्रॉब्लम है। भाई एज प्रॉब्लम तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के बोर्ड के लिए। और हमेशा जो एज प्रॉब्लम होता है आपको प्रेजेंट एज को ही सपोज करना है, चाहे एक्स या वाई। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की जो माँ है वो उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 360। तो मान लीजिए रोहन एक लड़का है, उसकी एज आज प्रेजेंट में रोहन की जो एज है, ये रोहन की एज हो गई और ये उसकी मदर की एज हो गई। जो रोहन की अगर मैं आज एज x ले लूं और उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है तो उसकी मम्मी की एज x प्लस 26 हो जाएगी। पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो डिफरेंस होता है ना एज का, वो आप कभी भी लो वो हमेशा 26 ही रहेगा। अगर 3 साल बाद भी लोगे ना, रोहन और उसकी मदर की एज का डिफरेंस वो 26 ही आएगा। पर हम इसमें नहीं जाते। तो मैंने मान लिया कि आज प्रेजेंट एज जो रोहन की है वो x है, तो 3 साल बाद 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, भाई अगर आज आपकी एज 14 साल है तो 3 साल बाद वो 17 हो जाएगी। और मान लो कि आज आपकी मम्मी की एज 40 years है तो 3 साल बाद वो 43 हो जाएगी। डिफरेंस आप देख रहे हो अभी भी कितने का है, 26 का ही है। यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 26 का। वैसे जरूरी नहीं यही आंसर है हमारा, ये तो बस मैंने सपोज कर लिया कि ऐसा होगा कि जब भी आपको 3 years फ्रॉम नाउ आएगा यानी 3 साल बाद, तो आप एज ऐड कर लोगे। जैसे कि आज एज है x, तो 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 3। ये हमारे केस है। आप ऐसी बनाया करो कि प्रेजेंट एज ले लिया फिर 3 साल बाद के बना लिए। और अगर आज उसकी मदर की एज x प्लस 26 है तो 3 साल बाद प्लस 3 और हो जाएगी, यानी कि x प्लस 29 हो जाएगी। बस अब हमको इसको ही थोड़ा इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखते हैं। अब मैंने देखिए कि रोहन की एज को x माना, क्योंकि यहाँ पर रोहन की एज की फॉर्म में उसकी मदर की एज हम डिफाइन कर सकते हैं। तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x years। अगर रोहन की प्रेजेंट एज x years है तो देयरफॉर रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस 26। उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है। अब 3 years फ्रॉम नाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 3 years फ्रॉम नाउ। तो यहां पर हम एक एज लिखेंगे, देयरफॉर 3 years
फ्रॉम नाउ या 3 years आफ्टर भी लिख सकते हो आप. रोहन्स एज विल बी, रोहन्स एज विल बी, अब रोहन तो बड़ा हो जाएगा 3 साल बाद, अगर आज x का है तो 3 साल बाद x प्लस 3 years का हो जाएगा. और उसकी मदर की एज में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा 3 years का. सो देयरफॉर रोहन्स mother's age will be x plus 26 plus 3 years, that is यानी कि x plus 29 years. so ये उसके मदर की एज हो गई. अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 29, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद की बात हो रही है, तो हमें 3 साल बाद वाली ही एजेस लेनी पड़ेगी. यानी कि इन दोनों का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों एजेस का जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, वो आएगा 360. तो बस हमें तो इसको सॉल्व करना है. तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 29, 29x, 3 इंटू एक्स प्लस 3x, 3 इंटू 29 कितना हो जाएगा ये 87 इज इक्वल टू 360 आ गया आपका. तो अब बस आपको इस सबको एक साइड रखना है. तो एक्स स्क्वायर 29 और प्लस 3 32x, और ये कितना हो जाएगा प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया. तो आप ये सारा रफ वर्क चल रहा है हमारा. सो आपको क्या करना है 360 माइनस 87 करना है. तो 360 माइनस 87 कर लीजिए. सो ये कितना आएगा, यहाँ पे कैरी हो जाएगा 1, 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 7 आएगा, 2 आ जाएगा. सो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0 ही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, विच इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन. सो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन हो गया. तो चलिए पार्ट 4 करते हैं. और ये हम आपका एक स्पीड वाला क्वेश्चन है. स्पीड वाले क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए. अब आपको पता होगा कि स्पीड होता क्या है. स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम क्या हो गया, तो आपका टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया, अब ये t इधर जाएगा, s नीचे आएगा, तो d अपॉन s. तो आपका जो टाइम है, टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड. और आप ये चीज भी ध्यान रखेंगे कि आपका 10th क्लास में या तो टाइम की इक्वेशन बनेगी, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम टाइम की ही इक्वेशन बनेगी, या डिस्टेंस की बनेगी. स्पीड की इक्वेशन बनाना सही नहीं होगा, वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हो जाएगा और आप अवॉइड ही करिएगा. आपको मोस्ट ऑफ द टाइम टाइम की इक्वेशन बनानी, इसलिए मैंने आपको टाइम का फॉर्मूला बताया. टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं. क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. यानी कि एक ट्रेन है और एक जगह है, कितना है वो 480 है, कितना है 480 किलोमीटर है. और एक हमारे पास एक हमारी ट्रेन है जो कितनी स्पीड से आती है, यूनिफॉर्म स्पीड है. यानी कि मान लो कि इस ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है. भाई अगर x किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ तक पहुँचने में वो टाइम कितना लगा देगी. अगर मैं t1 की बात करूँ, अगर मैं t1 की बात करूँ तो यहाँ तक पहुँचने में इसने कवर कितना करा 480. तो डिस्टेंस कितना आ गया 480, और इसकी स्पीड कितनी भी x से जा रही है, तो इतना टाइम लगाएगी. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. आप बाइक अगर चलाते हो, मान लो कि आपको 120 किलोमीटर जाना है और बाइक आप चला रहे हो 60 किलोमीटर पर आवर में, तो भाई आपको पता है पहले एक घंटे में 60 कवर करोगे, दूसरे घंटे में भी 60 कर लोगे, तो आपको टोटल कितना लगा 1 + 1 2 आवर्स लग गया. भाई ऐसे कैसे आया, अब मैथमेटिकली कैसे करेंगे.
आपको पता आपको टाइम निकालना था, तो आपको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 120 और आपकी स्पीड कितनी 60, तो मैंने क्या करा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 120 अपॉन 60 जो 2 आया। तो वैसे ही अगर मुझको 480 कवर करना और मुझे स्पीड नहीं पता इसलिए मैंने इसकी एक्स स्पीड मान ली, तो टाइम कितना लगेगा उसको t1 आपका 480 बाय x लगेगा। अब क्या कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि जो अब अगर स्पीड कम होती x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होती, यानी कि x से 8 किलोमीटर कम होती, तो आपको पता अगर स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। अगर 60 की स्पीड से आपको 2 घंटे लगते हैं तो 40 की स्पीड से कितने लगेंगे भाई 3 घंटे लग जाएंगे। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसको 480 कवर करने में थोड़ा अब ज्यादा टाइम लगेगा। तो पहले इसको कितना लग रहा था 480 बाई एक्स, अब जो T2 हो जाएगा यानी कि उसको 480 तो अभी भी कवर करना है पर उसकी स्पीड कम हो गई, वो x माइनस 8 होगी, तो भाई टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। आपको पता है स्पीड कम तो टाइम ज्यादा, तो ये बड़ी क्वांटिटी है ये छोटी क्वांटिटी। चलिए तो क्या कह रहा है कि जो टाइम ज्यादा लगा कितना लगा, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। भाई पहले अगर T1 जा रहा था इतने टाइम में, टाइम T1 में कवर कर रहा था, टाइम T2 में कवर कर रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तभी तो ज्यादा लग गया। आप अगर इस एग्जांपल को देखो, अगर आप इस एग्जांपल को देखो, पहले आपको 60 के अकॉर्डिंग आपको 2 आवर लगे और 40 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग आपको 3 आवर्स लगेंगे, तभी टाइम तो इसमें ज्यादा लगा, 1 घंटे का गैप आ गया है क्योंकि आप पहले 2 घंटे में कवर कर रहे थे अब 3 घंटे में कवर कर रहे हैं। तो आपको पता लग गया टाइम की इक्वेशन बनेगी जो मैंने बताई, और डिफरेंस कितना होगा वो 3 घंटे का होगा। तो चलिए करते हैं इसको। सो लेट, ये सारा रफ है, ये सारा हमारा रफ वर्क है। सो चलिए पेन कलर चेंज कर लेते हैं। सो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो इतना लिया। तो अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली टाइम की इक्वेशन बनाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई पहले 480 कवर कर रहा था तो उसको टाइम कितना लगेगा फिर T1 यानी कि बाय x लगेगा। अब भी 480 कर रहा है पर उसकी स्पीड कम हो गई है तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, और जो क्वांटिटी बड़ी होती है वो तो आगे आती है, और दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो गया, ये कुछ नहीं है T2 माइनस T1 लिखा है मैंने, ये T2 है और ये T1 है, और जो किसके बराबर है 3 घंटे के बराबर है। हो गया क्वेश्चन, बस ये आपकी इक्वेशन है, बस इसको हमको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। अब जब भी बच्चों एलसीएम लेते हैं और नीचे आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है x माइनस 8 और यहाँ पर दिख रहा है x, तो आप चुपचाप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो x इंटू एक्स माइनस 8। अब क्या करो, ये थोड़ा आपका 9th 8th 9th का है कंसेप्ट। अब आपको क्या करना है x, ये जो आपका डिनोमिनेटर में x माइनस 8 को किससे डिवाइड करो, x माइनस 8 से डिवाइड करो यहाँ पर, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास x बचेगा। अब x को ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, तो x ऊपर मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 480 x हो जाएगा। अब ये माइनस साइन है यहाँ पर, ये माइनस लगा दो। अब फिर से अब इसको हमें करना है, तो x इंटू एक्स माइनस 8 को डिवाइड करो किससे, x से डिवाइड करो, तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 8। अब x माइनस 8 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, ये आपको ना मनी मन में करने आना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे करा। आप मनी मन में करो, x इंटू एक्स माइनस 8 को x से डिवाइड करो, तो यहाँ पर x आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस 8 बचेगा, जो बचा हुआ उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस साइन तो ऐसे रहेगा 480 इंटू एक्स माइनस 8, और इसके बराबर हो गया 3 के बराबर हो गया। बस ये हो गया क्वेश्चन। अब इस 480 को अंदर ले जाओ, तो 480x माइनस 480x, ये माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 8। सो आप क्या करो, थोड़ा सा ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गए। फिर आपके पास क्या बचा, सिंपली आपके पास बचा 480 इंटू 8
इज इक्वल टू 3x माइनस 8। अब मैं थोड़ा सा इसको सिंपल करने का तरीका बता रहा हूँ, आप इस 3 से 480 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं इसको 480 इंटू 8/3 कर लूँ और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये चलो अभी इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, इसको कैंसिल आउट करते हैं। सो 480 करेंगे तो 16 160 आएगा इंटू 8, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और फिर सिंपली क्या आ जाएगा, तो 16 8 जा 120 तो 0 और आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो आप सिंपली इसको इधर ले जाइए तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। सो एट लास्ट सबको इधर लिख दो, सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इधर लिखो पर है तो दोनों चीज़ 0 के बराबर। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, तो यही हमारा आंसर है, विच इज required equation. So if you find the video helpful, then like it, share it and subscribe to my channel and keep learning.